देखिए साथियों, हमने लास्ट क्लास में जो चर्चा की थी वह थी मारवाड़ की राठौड़ शाखा के बारे में। आपको तो पता है, मैं बता ही चुका हूं कि राठौड़ शाखा की शुरुआत जो है वह सबसे पहले करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था राव सिंह। राव सिंह करीब 1226 ईस्वी में मरुवाड़ क्षेत्र में आए थे। वह एक राजा के तौर पे नहीं जाने जाते क्योंकि उन्होंने यहां पर कुछ लुटेरों से स्थानीय लोगों की रक्षा की थी, इसलिए हम उन्हें राजा नहीं कह सकते। हालांकि राव सिंह के बाद में राव आस्थान जी हुए थे। राव आस्थान के बारे में मैंने आपसे शायद लास्ट क्लास में बताया था। राव आस्थान के बारे में मैंने आपसे कहा भी था कि ये जो है वह ईडर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के हाथों मारा गया था और इनके बहुत सारे पुत्र जो है इधर उधर भटकने पर विवश हुए थे। आस्थान जी के बेटे जो थे धांधल जी के अलावा धांधल जी के बेटे पाबू जी एंड इसके अलावा राव दूहड़ के अलावा बहुत सारे और भी थे। कन्हपाल, टीडा, आडा, सलखा, बहुत सारे नाम सामने आते हैं। उसमें से एक थे जिनका नाम था राव वीरम। ये राव वीरम खेड़ू गांव में रहते थे, यानी पहली बार स्थायी ठिकाना जो है राठौड़ों ने खेड़ू गांव को बनाया, जो हम कह सकते हैं कि राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी रही होगी। वीरम का पुत्र था रावचूड़ा। रावचूड़ा एक वीर साहसी शासक, खेड़ू गांव के जागीरदार। इन्होंने मंडोर पर अधिकार किया था। करीब 1395 ईस्वी के आसपास मंडोर पर इन्होंने अधिकार किया और मंडोर जो है नेता परिहार ने इनको दहेज में दिया था। तब से कहते हैं कि राठौड़ों की राजधानी मंडोर वाजी। पर देखने वाली बात यह है कि अगर नेता परिहार इन्हें मंडोर किला दहेज में ना देते तो वैसे भी रावचूड़ा ने तो मंडोर पर अधिकार जताई रखा था। रावचूड़ा के बड़े पुत्र का नाम था राव रिडमल, जिन्हें इतिहास में रिडमल से ज्यादा राव रणमल नाम से जाना जाता है। और इनकी एक बहना भी थी जिसका नाम था हंसाबाई और इनके छोटे पुत्र का नाम था कान्हा। मारवाड़ का उत्तराधिकार बाद में कान्हा ने संभाला, रानी मोहिलानी के बेटे ने। और इन दोनों सौतेले भाई बहनों को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। ये मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ महाराणा लाखा की शरण में आ गए थे और रेडमल शाह ने अपनी बहन हंसा का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा से करवाना उचित समझा। हालांकि उससे पहले वे मेवाड़ के कुंवर चूंडा से उनका विवाह करना चाहते थे। मेवाड़ में रिडमल ने अपनी बहन हंसा का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा से करवाया था। तो राजपूती परंपरा के अनुसार जो दायजा दिया जाता है दहेज, उस दायजे में एक दासी भेंट की गई थी जानबूझकर। देखो, रानी सा खूबसूरत हो ना हो, लेकिन दायजे में सामग्री चीजें बहुत जरूरी हैं राजपूतों को, जैसा मैं इनका इतिहास का अवलोकन कर पा रहा हूं उसके हिसाब से। और उन दायजे में भी, दहेज में भी सबसे ज्यादा जरूरी है दासी। वह बड़ी खूबसूरत होती थी। रानी सा से तो दासियां ज्यादा खूबसूरत होती थी। तो हंसा का विवाह जब मेवाड़ के महाराणा लाखा से किया गया
मेवाड़ में तो आप जानते ही हो सिसोदिया शाखा है, पहले गुहिल शाखा थी, उसके बाद में सिसोदिया शाखा। और सिसोदिया शाखा में महाराणा हम्मीर के पुत्र खेता और खेता के पुत्र लाखा हुए थे, और लाखा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था राणा चूंडा। और लाखा का विवाह हुआ था हंसा के साथ में, और हंसा का विवाह जब लाखा के साथ में हुआ तो एक दासी भेंट की गई थी। दासियों को डावड़िया बोला जाता था, डावड़िया डावड़िया, या उसको परदायत भी कह सकते हैं आप, परदायत। उसका नाम था भारमली। ये भारमली जानबूझ के रेडमल शाह ने हंसा को और लाखा को भेंट कर रखी थी। एक तरह से रेडमल ने अपना एक गुप्तचर मेवाड़ में बिठा रखा था। जो भी कांड रेडमल करता भारमली के सीसीटीवी वाले कैमरे की नजर में रहता था। मेवाड़ में रेडमल ने बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र किए, बड़े बड़े राठौड़ी में सिसोदिया सरदारों की हत्याएं तक करवाई। तो जब रेडमल ने इतने बड़े कांड किए, और आप तो जानते हैं कि हंसा और लाखा की संतान हुए थे मोकल। मोकल जब मेवाड़ का महाराणा था तब वास्तविक शासन मेवाड़ और मारवाड़ दोनों पर रेडमल का था। इतना ही नहीं, मोकल का पुत्र कुंभा जब मेवाड़ की गद्दी संभालता है तब भी रेडमल का पूरा हस्तक्षेप, हाथ ही नहीं पूरा पैर भी मेवाड़ के अंदर था। ठीक है साहब। कुंभा के पिता मोकल की हत्या हुई थी, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। और कुंभा की मां सौभाग्य कंवर ने आत्महत्या की थी। कुंभा के ताऊजी जो हैं वे, उन्हें देश निकाला मिल गया था और वे मेवाड़ छोड़कर मालवा चले गए थे। कुंभा मात्र 10 वर्ष का बच्चा था और पूरा परिवार तहस नहस कर दिया था इस रेडमल नाम के षड्यंत्रकारी मारवाड़ी राठौड़ ने। अब कुंभा और रेडमल के बीच में कैसे ठनती हैं या बनती हैं, वो देखना आज इस क्लास का वास्तविक उद्देश्य होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को हाय हेलो कर दी जाए। सोनम जी वर्मा, मोनिका जी, अतुल जी भार्गव, जीतू साहब, सुनील जी मेहरा, सुनीता सैनी, सुनील कुमार जी, मीना जी, शिवलाल जी, सीमा जी मीना, शबाना जी, श्रुति जी, वेलकम। सर आज इंडियन हिस्ट्री की क्लास मॉर्निंग में हुई थी क्या? नहीं हो पाई, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम तो क्या, लाइटें नहीं थी, नहीं हो पाई थी। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। देखिए, महाराणा कुंभा मात्र 10 वर्ष के थे तब उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली थी। कुंभा के समय और मोकल के समय पूरा सिस्टम राव रेडमल शाह के हाथों में था। इस वाकये को मैंने मेवाड़ की हिस्ट्री में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसको और डिटेल में मेवाड़ हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। देखिए, रेडमल ने मोकल की हत्या करवाई चाचा भेरा अक्का और महपा के हाथों। झीलवाड़ा की नाल वर्तमान देसूरी की नाल के पास में राजसमंद जिले के अंदर। कुंभा की मां सौभाग्य कंवर ने भी आत्महत्या की और उस पर गंदा आरोप लगाया कि कुंभा उसकी अवैध संतान है। अब ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है, एक 10 साल के बच्चे को रेडमल जैसा शक्तिशाली और पावरफुल आदमी, जिसका मेवाड़ पूरी मुट्ठी में है, वो कुंभा को महाराणा बनने दे सकता था? नहीं। तो कुंभा का रास्ता इस कदर साफ हुआ, ऐसे साफ हुआ, जब कुंभा की मां सौभाग्य कंवर, वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं
कि जैसा नाम होता है ना, ईश्वर उसके विपरीत लक्षण देता है इंसान को। नाम सौभाग्य कंवर, लेकिन बेचारी बड़ी दुर्भाग्यशाली थी। मोकल की विधवा सौभाग्य कंवर, कुंभा की मां। इस सौभाग्य कंवर पर रेडमल और हंसा दोनों ने यह आरोप लगाया कि कुंभा सौभाग्य कंवर और मोकल की संतान नहीं है, कुंभा चूंडा और सौभाग्य कंवर की संतान है। और इस सती नारी से जब सहन नहीं हुआ तो इसने आग में कूदकर अपने आप को स्वाहा कर दिया। तब सारे सिसोदिया सरदारों ने रेडमल को फटकार लगाई कि रावजी, नीचता की हद होती है, इतना घिनौना आप उतर आएंगे। यहां रेडमल ने एक तीर से दो निशाने लगाए थे, क्योंकि उसे पता है कि यह आरोप अगर चूंडा पर आता है तो चूंडा को देश निकाला मिलेगा। तब रेडमल ने, वो कहते हैं ना, इंसान जब गलती करता है ना तो कभी कभार घमंड के मारे महा गलती कर बैठता है। तब जब सिसोदिया सरदारों ने रेडमल को फटकारा कि रावजी, नीचता की हद होती है, तब रेडमल ने कहा सिसोदिया सरदारों को, मेवाड़ी सरदारों को, कि इतने सालों तक मैंने मेवाड़ को संभाला है, अब तुम लोग संभाल के दिखा लेना। अगर मैं गलत हूं तो मैं ये चला अपने मारवाड़। और इतना कहकर ये रेडमल मारवाड़ आ गए थे, ये सोचकर कि ये 10 साल का बच्चा क्या जानता है। लेकिन ये बच्चा बहुत कुछ जानता था जी, बहुत कुछ जानता था। रेडमल सोच रहे थे कि इतने सालों तक मैंने मेवाड़ को संभाला है, अब 10 साल का अगर कुंभा महाराणा बनता है तो कोई भी राज्य मेवाड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लेगा, और रेडमल जैसा शक्तिशाली अगर राजा उनके साथ में नहीं हुआ तो यह बात तय है कि मेवाड़ पर कोई भी अधिकार कर लेगा। पर कुंभा बड़े समझदार और चालाक थे, कूटनीतिज्ञ थे। कुंभा ने सबसे पहला काम किया, अपने ताऊजी को, कुंभा के ताऊजी होते थे क्योंकि कुंभा के पिता मोकल और मोकल का बड़ा भाई चूंडा, तो कुंभा के क्या लगे, ताऊजी। कुंभा ने सबसे पहले अपने ताऊजी को बुलाया मालवा से कि ताऊजी आप आ जाओ, और मैं जब तक ना कहूं तब तक आपको सामने नहीं आना है, आप भेष बदल के मेरे पास ही रहिएगा। अब ऐसा कुंभा ने क्यों कहा चूंडा को, उसके पीछे कारण समझिए ना। आपको भी पता है कि मोकल के समय सारी शासन की बागडोर किसके हाथों में थी, रेडमल के हाथों में थी। तो रेडमल के आदमी छप्पे छप्पे में मेवाड़ में थे, इतने सारे सीसीटीवी कैमरे थे, और सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा तो सबको पता है भारमली है, जो पल पल की खबर रेडमल को पहुंचाती है। और ये भारमली भली लाखा की दासी थी, लाखा तो बुजुर्ग थे बेचारे, लाखा के तो कोई काम नहीं आई, वास्तव में ये रेडमल की ही जीएफ थी और जानबूझ के दायजे में दी गई थी। इसलिए कुंभा ने अपने ताऊजी से कहा कि आप भेष बदल के मेरे साथ ही रहना, अभी मैं छोटा हूं ताऊजी, जब मौका आएगा तो हम इन सारी चीजों का बदला लेंगे। वो मौका लगभग 6 साल बाद में आया। 6 साल बीत जाने के बाद करीब 1438 ईस्वी के आसपास कुंभा ने रेडमल को, देखो कुंभा की माता सौभाग्य कंवर, पिता मोकल, और मोकल की मां हंसा, और हंसा का भाई रेडमल, तो कुंभा के क्या लगा, दादा या नाना कह सकते हैं, नाना कहना ज्यादा सही रहेगा। तो कुंभा ने अपने नाना जी से कहा कि नाना जी आप सही कह रहे थे, मैं तो बालक हूं, बच्चा हूं और मेवाड़ को संभाल नहीं सकता, आपने इतने सालों तक मेवाड़ को संभाला, अब आप ही संभालिए। अब ऐसी बात जब कुंभा रणमल को बोलेगा तो रणमल इस बात को खुश होगा या नाराज होगा, खुश होगा।
मैंने कहा था, मैंने बोला था ना कि तुम नहीं संभाल पाओगे। तो रेडमल शाह मारवाड़ से मेवाड़ आ गए। 1438 की बात है ये। और कुंभा को यह भी पता था कि रेडमल आएगा तो उसके साथ में उसके पिट्ठू भी आएंगे, उसके आदमी भी आएंगे, जिसमें कुंभा के पिता ने मोकल के हत्यारे भी हैं, कुंभा के पिता मोकल के हत्यारे भी शामिल हैं। सारे जब आए तो कुंभा ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो कुछ नहीं जानता हो। बड़ा राजपूती ठाठ के अनुसार उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। सब कुछ परोसा गया, सबाब सबाब, शराब, कबाब। फुल टल्ली किया गया। ऐसा दिखावा कर रहे थे कुंभा जैसे वास्तव में कुंभा कुछ जानते ही नहीं। खूब पिलाई मोकल के हत्यारे चाचा भेरा, अक्का और महपा को। मोकल की हत्या करने वाले 4 दरोगाई सरदार थे, मैंने मेवाड़ की हिस्ट्री में बताया होगा आपको। एक का नाम था चाचा, एक का नाम था भेरा, एक का नाम था अक्का और एक का नाम था महपा। खूब पिलाई गई इनको, फुल तरह से मदमस्त करके रात को सैनिकों को भेजा और रात को सोते सोते ही इनके प्राण निकाल दिए, सल्टा दिया। जिसमें चाचा और भेरा तो मारे जा चुके थे, अक्का और महपा भागने पर कामयाब हो गए थे। अब रणमल के आदमियों की अगर हत्या हुई है मेवाड़ में, तो क्या यह खबर रणमल तक नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी ना, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं। तुरंत यह खबर भारमली लेकर रेडमल शाह के पास पहुंची। राव जी, आपके आदमी मारे गए हैं, यह कुंभा बड़ा चालाक है, आपका स्वागत करके आपको बेवकूफ बना रहा है, हो सकता है अगला नंबर आपका हो। तो कुंभा ने जब यह सब कुछ गेम प्लान किया, ठीक है, तब रेडमल ने तय कर लिया कि कुंभा मुझे मारे उससे पहले मैं कुंभा को ठिकाने लगा दूंगा। इसलिए रेडमल अपनी बहन हंसा के पास पहुंचा और अपनी बहन हंसा से कहने लगा कि बहना, अब कुंभा की बारी है, हम कुंभा को अब ठिकाने लगा देंगे। ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहा है वो अपने आप को। देखिए, इस हंसा ने अपने भाई के हर गंदे काम में साथ दिया। इतना छोड़िए, जब रेडमल ने षड्यंत्र किया मोकल को मरवाने का, तब हंसा ने साथ दिया। एक मां अपने बेटे को मरवाने में अपने भाई के साथ थी, लेकिन जब बारी आई पोते की, तो वो कहते हैं ना, मूल रकम से ज्यादा सूद प्यारा लगता है। जो मूलधन होता है ना, उससे ब्याज प्यारा लगता है। जब हंसा को बताया रेडमल ने कि अब कुंभा की बारी है, तो हंसा का दिल पसीज गया कि अब बहुत हो चुका मेरे भाई का, अब कुंभा को तो मैं मरने दूंगी नहीं, अब मैं इसका साथ नहीं देने वाली। तो हंसा, जो पहले रणमल के साथ में थी, अब अपने पोते के साथ हो ली थी। और कुंभा को जाकर हंसा ने सूचना दी कि बेटा सावधान रहना। तो कुंभा ने कहा, दादी मैं तो पहले से ही सावधान हूं। आपको पता है मेरे साथ में ये गुप्त वेश में घूम रही है कौन है? भेष बदल के। हंसा ने कहा, मैं नहीं पहचानी ये कौन है? तो कि ये ताऊ जी है, चूंडा जी, इनको तो मैंने पहले ही बुलवा लिया था, मुझे पता था ऐसा वक्त आएगा। अब चूंडा, हंसा और कुंभा तीनों एक हो गए। पर प्रॉब्लम वही कि रेडमल को मारे कौन? क्योंकि रेडमल को छोटा मोटा आदमी नहीं था जी। रेडमल उस समय का एक बहुत बड़ा खूंखार डाकी टाइप का आदमी था।
8.5 फीट लंबा, 4.5 फीट चौड़ा आदमी था। कल्पना कर लो, पहले होते थे ऐसे राजपूत। अब उस डाकी टाइप के आदमी को मारे कौन? इतना आसान नहीं है रेडमल को, और वो भी उसके आदमियों के होते हुए। तो चूंडा, और आपको बता दूं, ये रेडमल इतना बलशाली था कि अगर ये कुंभा, चूंडा, हंसा तीनों को अगर बाहों में धर लेना तो उनकी हड्डियां तोड़ दे, इतना खतरनाक था। तो ये तीनों गए उस सीसीटीवी कैमरे के पास, भारमली को, और भारमली को जाकर बताया कि देख भारमली, हमें सब पता है कि रेडमल तेरा खास है और हर पल पल की खबर तू रेडमल को पहुंचाती है, सब पता है, और तूने मेवाड़ में क्या क्या कांड किए ये भी पता है। ठीक है, पहले दादी भी रेडमल के साथ ही थी, अब मेरे साथ है। तो सोच कि जिस दिन रेडमल गया उस दिन तेरा क्या होगा रे कालिए, तेरा क्या होगा। अब तेरे बचने का एक ही उपाय है। भारमली घबरा गई और सोचा कि बात तो सही है, आज रेडमल जिंदा है तो मैं भी जिंदा हूं, नहीं तो मैंने जो मेवाड़ में कांड किए हैं मेरी मौत तो तय है। पता नहीं कितनी मोटी मोटी करेंगे ये लोग, क्योंकि इसी भारमली ने रेडमल के इशारे पर बहुत सारी हत्याएं की थी मेवाड़ में। चूंडा के छोटे भाई राघव देव को भी इसी भारमली ने बढ़िया प्यार से हाथ फेर फेर के मारा है। भारमली ने कहा कि तो उसे कई करनो, अबे करना कुछ नहीं है, ब्रेकअप कर, ब्रेकअप रेडमल के साथ। भारमली रेडमल को बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपनी जान पे जब बात आई तो बड़े भारी दिल से ही सही, लेकिन भारमली ने ब्रेकअप किया और सरकारी गवाह बन गई। भारमली ने कहा कि अब क्या करना है, तो भारमली, कुंभा, हंसा और चूंडा ये चारों एक हो गए, और भारमली को कहा इन तीनों ने कि तू एक काम कर, रेडमल को हम सादे में तो नहीं मार सकते, तू रेडमल को खूब पिला, जब वो होश में नहीं होगा तब उसे हम मार पाएंगे। भारमली बड़े भारी मन के साथ में रेडमल शाह के पास गई और रेडमल शाह को कहने लगी। रेडमल शाह ने जाते ही भारमली को पूछा, अब क्या खबर लाई है। तो भारमली ने कहा कि खबर छोड़ो राव जी, एक एक पैग हो जाए क्या। रेडमल ने कहा कि यार पहले से टंकी फुल है, पी रखी है खूब, अब नहीं। तो कि बस मेरे साथ नहीं पियोगे, हमेशा बाहर पी के आते हो, अपनी भारमली के साथ नहीं पियोगे, रोज तो पीते हो। तो रेडमल ने कहा लगा, ठीक है। भारमली पैग बनाती रही, रेडमल सा गटकाते रहे, एक पैग, दूसरा पैग, तीसरा पैग, पैग पे पैग, इतनी पिलाई कि रेडमल को अब होश नहीं रहा, और पीने के बाद रेडमल साहब तुरंत धड़ाम से पलंग पर गिर गए। फिर आए ये सभी, चूंडा, कुंभा, हंसा, भारमली, पकड़े कस के उसके हाथ, और एक नगाड़े वाले को बोला कि तू जोर जोर से नगाड़े बजाना ताकि रेडमल की चीखें उसके आदमियों तक ना पहुंच पाए। पूरी तरह से बेहोशी की हालत में रेडमल को क्या चाकुओं से गोदा गया, धमाधम धमाधम, लेकिन उस नशे में भी रेडमल इतना ताकतवर था कि इन चारों को भी उठा के फेंक दिया था, लेकिन खून इतना बहा रेडमल का कि वो जी नहीं पाया। जब रेडमल को मारा गया था मेवाड़ में, उस समय रेडमल का पुत्र राव जोधा और रेडमल की विधवा रानी जोधा की मां कोड़म दे
ये दोनों भी मेवाड़ में ही थे। वो नगाड़ची नगाड़े बजाता बजाता जोर जोर से गाने गा रहा था, भाज जोधा भाज थारो रेडमल मारियो जाए रे, यानी भाग जा जोधा भाग, तेरा रेडमल मारा जा रहा है। जोधा अलर्ट हो चुके थे और अपनी मां के साथ में वहां से भाग निकले। अब जोधा भागे हैं, स्वाभाविक सी बात है मेवाड़ सेना उनका पीछा करेगी। और जोधा कहां तक बच पाते हैं मेवाड़ सेना से, वो देखना काफी ट्विस्टेड रहेगा। जोधा जो ही भागा, एक बात बताओ, कुंभा की नजर में जैसा बाप वैसा बेटा है ना। कुंभा ने अपने ताऊजी राणा चूंडा को कहा, मेवाड़ के भीष्म को, कि ताऊजी छोड़ना मत इसको, पीछा करो इसका। राणा चूंडा की सेना पीछे पीछे और राव जोधा अपनी मां के साथ आगे आगे। अब जोधा का क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये वाली कहानी थोड़ी सी लिख लेते हैं। और आज हमें बड़ी खुशी हुई कि आज श्रुति जी ने रिप्लाई किया इतने वक्त के बाद। आज का दिन तो मुझे ना सेव करके रखना चाहिए। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। लिखिएगा राव रेडमल या राव रणमल, राव रेडमल या राव रणमल। लिखिए राव रणमल ने अपनी बहन हंसा का विवाह, जितना आप डायग्राम बनाओगे उतना बढ़िया रहेगा। किसी ने नहीं बना रखा है तो बना लेना चाहिए आपको। लिखो राव रेडमल ने अपनी बहन हंसा का विवाह मेवाड़ महाराणा लाखा से करवाया था। मेवाड़ महाराणा लाखा से करवाया था और शर्त रखी थी, और शर्त रखी थी कि हंसा और लाखा से होने वाली संतान मोकल गद्दी पर बैठे। हंसा और लाखा से होने वाली संतान मोकल मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। लिखो जब मोकल मेवाड़ का महाराणा था, जब मोकल मेवाड़ का महाराणा था, उस समय मेवाड़ और मारवाड़ दोनों पर रणमल का अधिकार था। जब मोकल मेवाड़ का महाराणा था उस समय मारवाड़ और मेवाड़ दोनों पर रणमल का अधिकार था। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। मोकल की विधवा रानी सौभाग्य कंवर, मोकल की विधवा रानी सौभाग्य कंवर जो नहीं लिखा वो लिख लो, जो न्यू कमर्स पहली बार आया क्लास में वो लिख सकते हैं। मोकल की विधवा सौभाग्य कंवर अर्थात कुंभा की मां ने आत्महत्या कर ली थी।
मोकल की विधवा सौभाग्य कंवर अर्थात कुंभा की मां ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट, कुंभा ने चूंडा, हंसा, कुंभा ने चूंडा, हंसा, कुंभा ने चूंडा, हंसा और भारमली दासी को अपने पक्ष में किया। भारमली दासी को अपने पक्ष में किया। इनके शासनकाल की डेटों में मत फंसो, डेटें वैसे भी ऑथेंटिक होती नहीं है, डेटों में फंसने से कोई मतलब नहीं है। चौदह सौ अड़तीस में मरा है ना, 1426 में राजा बना है, 1426 से 38 के बीच में। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पूछते और ना पूछेंगे, ठीक है प्रियंका जी, इन डेटों की उलझन में मत फंसो। क्लास रुक गई? चल तो रही है। हेलो, एक बार रिफ्रेश करके देख लो। नेक्स्ट लिखो, भारमली दासी की सहायता से, भारमली दासी की सहायता से कुंभा ने 1438 में राव रणमल की हत्या करवा दी। 1438 में भारमली दासी की सहायता से कुंभा ने रणमल की हत्या करवा दी। रणमल की हत्या करवा दी, ठीक है, रणमल की हत्या करवा दी। लिखो, जब रणमल की हत्या मेवाड़ में हुई थी, जब रणमल की हत्या मेवाड़ में हुई थी, उस समय उसकी विधवा रानी कोडमदे, जब रणमल की हत्या मेवाड़ में हुई थी उस समय उसकी विधवा रानी कोडमदे और उसका बेटा जोधा मेवाड़ में ही थे। उसकी विधवा रानी कोडमदे और उसका बेटा जोधा मेवाड़ में ही थे। दोनों माता पुत्र, जब रणमल की हत्या मेवाड़ में हुई थी तब उसकी विधवा कोडमदे और पुत्र जोधा मेवाड़ में ही थे। दोनों माता पुत्र मुश्किल से जान बचाकर मारवाड़ की तरफ भागे। आपके वहां इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है सयोजी लाल जी, बाकी सबके परफेक्ट चल रहा है। दोनों माता और पुत्र मुश्किल से जान बचाकर मारवाड़ की तरफ भागे। अब जोधा भागकर कहां जाते हैं और क्या करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। राव जोधा, शासनकाल है इनका 1438 में इनके पिता की हत्या हुई थी। 1453 के आसपास इनका शासनकाल शुरू कर सकते हैं। प्रियंका जी, जहां डेट की जरूरत होगी मैं लिखवा दूंगा, जहां जरूरत नहीं होगी वहां लिखने और लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे भी डेटें ऑथेंटिक नहीं होती। हेडिंग डालिए राव जोधा, मारवाड़ रियासत में 7वें राव जोधा। हेडिंग डालिएगा राव जोधा।
सबके वफर हो रही है या सेवजी लाल जी की दिक्कत है? ऑल इज परफेक्ट यहां से ठीक है, डाल दिया हेडिंग राव जोधा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सही से बताना दिल पे हाथ रख के। राव जोधा आपकी नजर में कैसे हैं? अच्छे हैं, बुरे हैं या ठीक ठाक हैं? राव जोधा को आप कैसा शासक मानते हो? अच्छा, बुरा या ठीक ठाक? टेल मी। देखिए, राव जोधा जब मेवाड़ में थे अपनी मां के साथ, वो नगाड़ची चेतावनी दे देता है और ये अपनी मां कोडम दे के साथ जान बचाकर भागते हैं। इस समय जोधा के पास में 500 सैनिक थे। इन 500 सैनिकों के साथ राव जोधा चपले उठा के भागे जान बचाकर। राणा कुंभा ने अपने ताऊजी मेवाड़ सेनापति चूंडा को कहा कि पीछा करो। चूंडा ने पीछा किया जोधा का, मेवाड़ सेनापति राणा चूंडा ने, और चूंडा ने सबसे पहले कपासन के आसपास जोधा को कूटा। कपासन वर्तमान चित्तौड़ में। ठीक है रमेश कुमार जी? हां, चांदन खेड़िया, ठीक है, वहां मेवाड़ में बता दिया। अब रहने दो चांदन खेड़िया को। चांदन खेड़िया को नगाड़ची ने जो है नगाड़े बजाकर सूचना दे दी, इसलिए जोधा अपनी मां के साथ में भाग गए। ठीक। कपासन के आसपास चूंडा ने जोधा को कूटा, तो यहां से भी चपड़े उठा के वो भागे। कोई भी राजा बुरा नहीं है, हमसे तो बेहतर ही थे। बताओ ना जोधा जी कैसे? हाँ हाँ, कोई नहीं रमेश जी, लेट हो गए, अच्छी बात है, गुड, अच्छा किया आप लेट हो गए। जोधा के बारे में बताओ ना कैसे थे? कपासन में कूटा चूंडा ने, यहां से वे भागे, सीधा नॉन स्टॉप भागकर मंडोर आ गए। तो चूंडा ने वहां तक भी पीछा किया, लेकिन जब जोधा मंडोर पहुंचे तो मंडोर पहुंचते ही उन्होंने घाणेराव, नारलाई और सांडेराव, इन तीनों ठिकानों पर हमले किए। ये तीनों ठिकानों पर जोधा के हमले करने वाली बात मारवाड़ की हिस्ट्री में लिखी हुई है। तो इतिहासकारों का तो इस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन मुझे ये तीनों ठिकानों पर हमला करने वाली बात बहुत चुभी। ठीक है, मोनिका जी, राव जोधा सिर्फ गुड है। रमेश जी कह रहे हैं ठीक है, गुड है, और इधर सोनम जी कह रहे सही है। गलती कर दी आपने। एक बात बताऊं, राव जोधा जैसा शानदार शासक पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारतीय इतिहास में नहीं हुआ। सीधे शब्दों में कहा जाए ना, तो राव जोधा मेरे सबसे फेवरेट शासक हैं। अगर पूरे राजस्थान में अगर मुझे कोई पूछे कि आपका सबसे फेवरेट राजा कौन है, तो मैं एक ही शब्द कहूंगा, राव जोधा।
अब कैसे फेवरेट है और पढ़ने के बाद में गारंटी के साथ आपके भी फेवरेट बन जाएंगे जोधा। ये बात मुझे चुभी कि घाणेराव, नार्ले और सांडेराव ये तीनों वर्तमान पाली जिले के अंदर हैं और ये तीनों ठिकाने मारवाड़ के हैं, फिर भी राव जोधा ने इन पर हमला क्यों किया? ये बहुत मुझे अजीब टाइप का लगा, किताबों में लिखा हुआ था। अब इसका सॉल्यूशन कहीं पर नहीं देखा मैंने। ठीक है, तो भाई साहब दरअसल हुआ यह था, मैंने जब इस पे थोड़ा सा रिसर्च मारा, ज्यादा वक्त नहीं लगता ऐसे रिसर्च में, जब आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट हो, नया अगर कोई कॉन्सेप्ट सामने लाना है तो टाइम लगता है, लेकिन अगर कोई पुराना कॉन्सेप्ट हो जो ऑलरेडी मेंशन है तो उसकी पूंछ पकड़ के आप चले जाओ तो वास्तव में उसके बारे में बहुत सारे एविडेंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो मुझे इसके बारे में एविडेंस यह मिला कि घाणेराव, नार्लई और सांडेराव ठिकाने की जो हवेलियां हैं वह मैंने उदयपुर में भी देखी और जोधपुर में भी देखी। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ये इन तीनों ठिकानों की हवेलियां उदयपुर और जोधपुर में दोनों जगह पर कैसे हो सकती हैं? जैसे मेवाड़ के सिटी पैलेस के पास में बागोर की हवेली, सलुंबर की हवेली वैसे है ना, वैसे जोधपुर के मेहरानगढ़ के आसपास भी हवेलियां होती ठाकुर साहब की। जैसे आजकल ठाकुर साहब यूं समझ लो उस टाइम के एमएलए, तो एमएलए जब विधानसभा जाते तो एमएलए क्वार्टर्स भी तो होते हैं वहां रहने के लिए, तो पहले ठाकुरों की हवेलियां होती थी। तो पता चला कि ये तीनों ठिकाने जो है ना, जब हंसा का विवाह लाखा के साथ में हुआ था तो ये तीनों ठिकाने हंसा का लाखा से विवाह होने की वजह से मारवाड़ वालों ने मेवाड़ को दहेज में दे रखे थे, दाइजे में। ठीक है, अब आप सोचो कि जिस चीज को दहेज में दे रखा है उस पर जोधा वापस हमला करके अपने अधिकार में करेगा, तो यह तो वही वाली बात हो गई कि आपने सांप के पूंछ पर पैर रख लिया है। और कुंभा छिड़ेंगे या नहीं छिड़ेंगे? जबरदस्त छिड़े। और कुंभा का छिड़ना मतलब चूंडा का छिड़ना। चूंडा ने सीधा घाणेराव, नार्लई और सांडेराव में भी जोधा को कूटा, वहां से भगाया और वहां से भगाने के बाद में सीधा मंडोर पर हमला किया और मंडोर से भी राव जोधा को हाथ धोना पड़ा। राव जोधा के पिता रिडमल की हत्या 1438 में हुई थी। 1438 से लगाकर 1453 तक लगभग 14 वर्ष तक राव जोधा के पास में न तो मंडोर था, न घाणेराव, न नार्लई, न सांडेराव, न मेवाड़। यानी एक वक्त ऐसा था कि रणबल के समय मेवाड़ और मारवाड़ दोनों पर कब्जा मारवाड़ियों का था। अब समय वो आ गया जब मारवाड़ और मेवाड़ दोनों पर कब्जा अब मेवाड़ियों का है। 14 साल तक भटकते रहे राव जोधा। राव जोधा के मंडोर पर मेवाड़ सेनापति चूंडा ने कब्जा कर लिया और चूंडा ने जो है वहां पर अपने आदमियों को नियुक्त कर लिया। मंडोर में आहाड़ा हिंगोला, अक्का सिसोदिया, मांझा, विक्रमादित्य। श्यामल दास ने लिखा है कि मांझा और विक्रमादित्य को नियुक्त किया था, जबकि नैन से लिखता है कि आहाड़ा हिंगोला और अक्का सिसोदिया को नियुक्त किया गया था। और
चूंडा, मंडोर, इन चारों को सौंपकर वापस मेवाड़ लौट आए और राव जोधा भटक रहे हैं 14 वर्ष तक। अब इन 14 सालों में राव जोधा कहां थे, क्या कर रहे थे, वापस मंडोर को लेने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे, यह भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लिखेंगे, लिखो रणमल की हत्या होने के बाद राव जोधा, रणमल की हत्या होने के बाद राव जोधा रणमल की हत्या होने के बाद राव जोधा मुश्किल से जान बचाकर मारवाड़ की तरफ भागे, मुश्किल से जान बचाकर मारवाड़ की तरफ भागे। अपनी मां कोड़म दे और अपने 500 सैनिकों के साथ, अपनी मां कोड़म दे और 500 सैनिकों के साथ लिखो, मेवाड़ सेनापति राणा चूंडा, मेवाड़ सेनापति राणा चूंडा, मेवाड़ सेनापति राणा चूंडा ने जोधा को कपासन में हराया, कपासन में हराया। उसके बाद घाणेराव, नारलई और सांडेराव, घाणेराव, नारलई और सांडेराव, ये नाम पहली बार सुने हैं या पहले भी सुने लगते हैं कि देखे देखे लगते हैं? घाणेराव, सांडेराव, नारलई, घाणेराव, सांडेराव और नारलई तीनों पाली डिस्ट्रिक्ट में है। घाणेराव, सांडेराव और नारलई, कोष्टक पाली में भी हराया। उसके बाद मंडोर पर हमला करके जोधा को वहां से भी खदेड़ दिया, मंडोर पर हमला करके जोधा को वहां से भी खदेड़ दिया। लिखो नेक्स्ट लाइन में, सेनापति चूंडा ने आहाड़ा, हिंगोला, अक्का, सिसोदिया, मांझा और विक्रमादित्य को मंडोर सौंपकर, सेनापति चूंडा ने आहाड़ा, हिंगोला, अक्का, सिसोदिया, मांझा और विक्रमादित्य को मंडोर सौंपकर मेवाड़ लौट आए। मेवाड़ लौट आए। देखो, आप ऑनलाइन मेरे से पढ़ रहे हो, मैं आपकी शक्लें नहीं देख पा रहा हूं, कुछ लोग रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, तो मुझे नहीं पता वो किन परिस्थितियों में और कहां बैठकर देखेंगे। देखो, अगर मेरी क्लास में कई बार ऐसा भी वक्त आया कि 1000 2000 भी लोग बैठे, 500 600 लोग भी बैठे और 50 60 भी बैठे, तो
मैं शक्ल देख के पहचान जाता था कि किसको समझ में आ रहा है या किसको नहीं आ रहा है। अब मैं आपकी शक्लें नहीं देख पा रहा हूं। जिस टाइम कोई दिक्कत हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बता देना, मैं वापस रिपीट कर दूंगा। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि मुंह में उंगली डाल के बैठे ही रहो। जो चल रहा है चलने दो, और समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। और समझने की जहां तक बात है, मैं आपको एक एक चीज बारीकी से क्लियर करते हुए चल रहा हूं। आपको समझ में एक ही कंडीशन में नहीं आ सकता, जब आपका ध्यान डाइवर्ट हो, आप इधर उधर कहीं देख रहे हो, या फिर बीच में आपने थोड़ा सा स्किप कर दिया हो, तो हो सकता है समझ में ना आए। लेकिन आप लगातार मुझे यदि देखना सही सुन भी रहे हो तो भी समझ में आ जाएगा। खाली सुनने से समझ में आ जाएगा। और शायद ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट भी हो रहा होगा आपका, जो आपको वापस पेज पलट के देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही होगी, अगर आप ध्यान से पूरे मन के साथ में आप मुझे यदि सुनते हो तो। आहाड़ा, हिंगोला, अक्का, सिसोदिया, मांझा और विक्रमादित्य को मारवाड़ सौंपकर चूंडा वापस मेवाड़ आ गए। लिखो, राव जोधा करीब 1438 से 53 के बीच, 1438 से 53 के बीच करीब 14 वर्ष तक भटकते रहे। 14 वर्ष तक भटकते रहे। आप जरा सोचिए कि मारवाड़ में जो राव जोधा का एरिया है, फिर भी राव जोधा भटक रहे हैं, कोई सहायता देने को तैयार नहीं है। ऐसा क्या कारण है? देखो, मेवाड़ का जो सेनापति है राणा चूंडा, कुंभा का ताऊजी, अगर आप सोचते हो कि मेवाड़ में सबसे शक्तिशाली कुंभा या फिर लाखा ऐसे महाराणा हुए हैं, जी नहीं। मेवाड़ में इन सब में भी सबसे पावरफुल थे चूंडा, जिन्हें वडेर कहा जाता है, जिन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। जरा सोच के देखिए, जब लाखा 64 साल के बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, उस समय मेवाड़ की राजनीति कौन देख रहा था? चूंडा। जब मोकल छोटे थे, तब मेवाड़ की राजनीति किसने देखी? चूंडा ने। जब कुंभा छोटे थे, तब किसने देखी? चूंडा ने। जिस प्रकार से गंगापुत्र भीष्म ने महाराज शांतनु के समय, महाराजा विचित्रवीर्य के समय और पांडवों और कौरवों के समय हस्तिनापुर की राजनीति देखी, ठीक वैसे ही चूंडा ने देखी। बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा था। ताकत से ज्यादा कूटनीति आती थी। राव जोधा के लिए कहीं पर भी इसने पतली गली नहीं छोड़ी। चूंडा को जहां जहां लगता था कि राव जोधा के वहां वहां पे हितैषी आदमी है, राव जोधा का शुभचिंतक है, सबसे पहले चूंडा ने उनको जागीरें बांटी। एक सेतरावा का ठाकुर था, चारण ठाकुर था, जिसका नाम था रावत लूणा चारण। ये लूणा चारण जो है, राव जोधा का सबसे बड़ा हितैषी था। सेतरावा वर्तमान बाड़मेर नागाणा गांव, नागाणा गांव हुणियो तको के नहीं। इस रावत लूणा के पास में जब जोधा गए सेतरावा, और इसके पास में लगभग 500 घोड़े थे, तो राव जोधा ने इससे 200 घोड़े उधार मांगे कि मुझे घोड़े दे दो और मैं सेना खड़ी करके मेरा मंडोर लेने का ट्राई करूंगा। तो पता है इस रावत लूणा ने क्या बोला? कि मैं चूंडा से दुश्मनी नहीं ले सकता, क्या पता वो मेरी जागीर छीन ले, सेतरावा की। यानी आप देख सकते हो कि सबसे पहले चूंडा ने किस किस को टारगेट किया है? जो जोधा के हितैषी हैं।
और चूंडा के डर से या चूंडा की राजनीति के चक्कर में या लोभ लालच के चक्कर में जोधा को मेवाड़ छोड़ो मारवाड़ में भी कोई शरण देने को तैयार नहीं था। इसलिए 14 साल तक भटकना पड़ा राव जोधा को। लिखो, मंडोर से भागने के बाद जोधा सेतरावा के लूणाचारण के पास पहुंचे। सेतरावा के लूणाचारण के पास पहुंचे। लेकिन लूणा ने जोधा की सहायता देने से मना कर दिया। इसलिए जोधा चोंडा के डर से कुहनी गांव बीकानेर में काफी वर्षों तक रहे। कोहनी गांव बीकानेर में काफी वर्षों तक रहे। लिखो, इसी गांव के पास जोधा की मां कोडम दे के नाम पर एक बावड़ी बनवाई गई, जो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी कहलाती है। कोडम दे के नाम पर एक बावड़ी बनवाई गई, कोडम देसर, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कहलाती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कहलाती है। अब राव जोधा को उनका मंडोर कैसे मिलेगा? 14 साल से भटक रहे हैं। चूंडा की राजनीति, चूंडा का डर, मेवाड़ और मारवाड़ में जोधा को कोई शरण देने को तैयार नहीं है। कैसे मिलेगा, हम देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 2 मिनट।
हां, एक्चुअल में दोहड़ के वंशज भी थे सेतरावा में, लेकिन यहां पे एक चारण सरदार था। ठीक है। हेलो। देखिए, काफी समय बीता। राव जोधा ने बहुत बार मंडोर को लेने का प्रयास किया। राव जोधा ने इतनी बार मंडोर पर हमले किए थे जिसकी कोई हद नहीं थी। इन 14 सालों के अंदर राव जोधा का कोई भी ऐसा शायद साल नहीं निकला होगा जब उन्होंने मंडोर पर हमला नहीं किया। लेकिन हर बार आहड़ा हिंगोला, अक्का सिसोदिया, मांझा, विक्रमादित्य लथेड़ देते थे। हालत इतनी खराब हो चुकी थी राव जोधा की कि अब तो सेना छोड़ो, राजसी ठाट बाट छोड़ो, बिल्कुल वैसी ही हालत जिस प्रकार से 14 साल तक भगवान रामचंद्र ने वनवास में काटी थी। एक बार राव जोधा भूख प्यास से बिलबिलाते हुए पूरे अथाह रेगिस्तान में भयंकर तेज गर्मी धूप के अंदर घोड़े पर बैठे हुए पानी की तलाश में भटक रहे थे। भटकते भटकते उस अथाह रेगिस्तान में उन्हें एक दूर झोपड़ी दिखी। झोपड़ी, उम्मीद थी कि इस झोपड़ी के अंदर कोई मिलेगा और वह पानी पिएंगे। जो ही झोपड़ी के पास पहुंचे उस भयंकर गर्मी में, तो शरीर काफी खराब हो चुका था। कई दिनों तक भूख प्यास से रहते थे जोधा। घोड़े से अकस्मात गिर पड़े उस झोपड़ी के सामने। उस झोपड़ी के अंदर से एक बुढ़िया डोकरी निकली। उस डोकरी ने पानी के छिड़के विड़के लगा के जोधा को पकड़ के उस झोपड़ी में ले जाया और बिठाया, पानी पिलाया और कहा कि बैठ, मुंह थारे वास्ते खींचड़ो बनाओ। खींचड़ो, खींचड़ो बाजरे का। खींच। वो डोकरी रसोई में गई और खींचड़ा बनाने लगी। अब भाई साहब, वो काफी दिन हो चुके थे। राव जोधा ने तो ढंग का राजसी भोग छोड़ो, ढंग का खाना भी नहीं खाया था। और जो ही वो डोकरी खींचड़ा लेकर आई और उसमें घी डाला, जोधा की जीभ लपलपाई, क्योंकि इतने सालों तक घी कैसा होता है वो भी नहीं पता। और हाथ डाला जुई खींचड़े में और मुंह में डाला जुई कवा और हाथ मुंह जोर से जला। तो उस डोकरी ने एक मारी जोधा को। वो नहीं जानती डोकरी की ये जोधा है। उसने सोचा कोई राहगीर होगा, इधर से निकल रहा होगा, इंसानी धर्म है कि खाना खिला दो, पानी पिला दो। एक मारी उस डोकरी ने कहा कि थूने जोदो तो बेलखना है, दोनों बेवकूफ है, बुद्धिहीन है। भाई घी डाला है खींचड़े के अंदर तो किनारों से खाना, सारा घी तेरा ही तो है, वो तो किनारों पे आ ही जाएगा। पहले किनारों से खाना चाहिए बावड़ा। जोधा कैसे कहवे कि मैं ही जोधा हूं डोकरी। लेकिन जोधा को यह बात समझ में आ गई थी कि जब तक किनारों को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता, बार बार वो मंडोर पे हमला कर रहा है, इसलिए मार खा रहा है। बांकी दास की ख्यात में लिखा हुआ है कि राव जोधा ने अपनी बुआ हंसा को कांटेक्ट किया। बुआ हंसा, अगर रिश्तों में कंफ्यूजन हो रहा है तो डायग्राम देख लो। लाखा की पत्नी हंसा मोकल की मां, कुंभा की दादी, हंसा का भाई रणमल और रणमल का बेटा जोधा।
तो रणमल की बहन है हंसा, तो जोधा की बुआ और कुंभा की दादी। ठीक है। अपनी बुआ हंसा को कांटेक्ट किया और बुआ जी को कहा कि बुआ जी, आप कैसे भी करके एक बार जोधा से मेरी मुलाकात करवा दो, बस एक बार। और कोशिश करना कि जोधा अकेला आवे, सॉरी, कुंभा से मेरी मुलाकात करना और कोशिश करना कि कुंभा अकेले आवे, कम से कम उस चूंडा को तो साथ नहीं लावे। अब हंसा की बातें कुंभा सुनते थे, बहुत प्यार भी करती थी अपने पोते से। तो हंसा ने अपने पोते कुंभा से कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे बेटे यानी मेरे पड़पोते के लिए एक लड़की देखी है। कुंभा का सबसे बड़ा लड़का था उदा या उदयकरण और छोटा लड़का था रायमल। उस समय रायमल की कोई ज्यादा एज नहीं थी, रायमल शायद 5-6 साल का बालक था। तो हंसा ने कहा अपने पोते कुंभा से कि मैंने अपने पड़पोते रायमल के लिए एक छोरी देखी है। ठीक है, मैं तो भाई बूढ़ी हो चुकी हूं, तो मेरे हाथ से ये रिश्ता हो जाए। देखो, आज भी रिश्ते बड़े बुजुर्ग ही करते थे, तो उस जमाने में तो बड़े बुजुर्ग ही करते थे। और घर में सबसे ज्यादा डोकरी कौन थी? हंसा। तो मेरे रहते इस रायमल के हाथ पीले हो जाए तो मुझे खुशी मिलेगी। तो कुंभा ने कहा ठीक है दादी, कहां जाना है लड़की देखने? तो कि हम जाएंगे होजत, सोजत, सोजत जाएंगे जी, सोजत। लेकिन सोजत जाएंगे तो हम दादी पोता अकेले जाएंगे, साथ में कोई नहीं आएगा। कुंभा ने कहा ठीक है दादी, चलते हैं। जब सोजत गए कुंभा और हंसा, तो वहां एक बूढ़े बासाब, डोकरे बासाब आए, लंबी दाढ़ी वाड़ी थी। उनके हाथ में एक छोटी सी क्यूट सी नानी सी गुड़िया थी। और उस गुड़िया की तरफ हंसा ने इशारा करके कुंभा को कहा कि ये देख, रायमल के लिए कैसी रहेगी तेरी बहू? तो कुंभा ने कहा दादी ठीक है, छोरी तो। और इतनी प्यारी लगी वो गुड़िया कि खुद कुंभा उस बासाब के हाथ से लेकर अपनी गोदी में खिलाने लगे। और उन बासाब ने कहा कि हुक्म, अगर मेरी छोरी आपको पसंद आ गई है तो सगाई का नारियल दे दो। तो कुंभा ने कहा उन बासाब से कि सगाई का नारियल तो दे दे हुक्म, पर पहले जाति पोती का पता तो चले, खानदान का पता तो चले। तो उन बासाब ने कहा कि खानदान तो मेरा भी ऊंचा ही है हुक्म। कुंभा नहीं माने तो हंसा ने भी कुंभा को कहा कि भाई पसंद आ गई है तो फिर दे दे नारियल, नहीं तो बात खत्म कर, हम दूसरी लड़की देखते हैं। तो मजबूर किया गया और उस छोरी को कुंभा ने सगाई का नारियल थमा दिया हाथ में। और जो सगाई का नारियल हाथ में थमाया गया, तो उन बासाब ने अपनी दाढ़ी वाड़ी हटा के कहा कि हुकुम, मुंह बेटी को बाप जोधा, नकली दाढ़ी लगा के आए थे। और जिस छोरी जो हाथ में थी उसका नाम था श्रृंगार कंवर। जोधा ने कहा हुकुम, धरती रो धनी तो धोरी हो सके पर धरती रो स्वामी कभी नहीं हो सके। मतलब धरती को चलाने वाला तो इंसान हो सकता है कि, लेकिन धरती का मालिक नहीं हो सकता। आप भी जाओगे एक दिन, मैं भी जाऊंगा, क्यों लड़े फालतू। और फिर हंसा ने भी समझाया जो कुंभा को कि देख कुंभा, 14 साल से बापड़ा भटक रहा है, इसका क्या दोष? इसके बाप रेडमल ने माना कि मैंने और रेडमल ने बुरे कांड किए मेवाड़ में, इसने एक भी काम ऐसा किया हो तो बता दे, फिर तू 14 साल से इसको क्यों परेशान कर रहा है?
बता क्यों परेशान कर रहा है? तो कुंभा ने सोचा कि बात तो ठीक है दादी, आप सही कह रहे हो, गलती तो इसने की नहीं, तो क्या उस घाणेराव और सांडेराव और नारली पर इसने हमला क्यों किया? तो हंसा ने कहा कि देखो भाई, जो हो गया सो हो गया, अब तुम आपस में लड़ो मत। जहां जहां आवलियां है वो है मेवाड़, और जहां जहां बावलिये हैं वो है मारवाड़। यानी दोनों के बीच में अरावली की सीमा का निर्धारण किया गया। आवड़ एक छोटा सा पौधा होता है जो मेवाड़ में अधिकतर पाया जाता है, और बावड़ यानी बबूल जो है मारवाड़ में अधिकतर पाया जाता है। और ये घाणेराव और सांडेराव और नारलई वाले ठिकाने की जो समस्या थी वह हंसा ने इस प्रकार से सॉल्व की कि इस ठिकाने की जो सेना है वो मेवाड़ के लिए युद्ध करेगी, और इसका जो राजस्व है, रेवेन्यू है, वह मारवाड़ को मिलेगा। इसलिए घाणेराव, सांडेराव और नारलई ठिकानों को आज भी मारवाड़ में बोला जाता है कि कई ये घाणेरावरो रावड़ो है, न मतलब न आधा इधर न आधा उधर, बिन पेंदे का लोटा समान। ठीक है, इसलिए ये दोनों ठिकाने, इनकी हवेलियां इधर भी उधर भी। समझ में आई मेरी बात? देखिए, श्रृंगार कंवर का विवाह हुआ था कुंभा के छोटे पुत्र रायमल के साथ में, और इसी श्रृंगार कंवर को करेमती कंवर भी कहा जाता है। और इसी करेमती कंवर या श्रृंगार कंवर की जो संतान है उनका नाम है राणा सांगा। और इसी श्रृंगार कंवर ने एक बावड़ी बनवाई थी घोसुंडा गांव चित्तौड़ में, और उसी बावड़ी के ऊपर एक शिलालेख है जिसे घोसुंडा शिलालेख कहा जाता है, और उसी शिलालेख में इस संधि का वर्णन है। इस बावड़ी पर जो शिलालेख है मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, उस पर किसी भी प्रकार की डेट मेंशन नहीं है, पर कुछ लोगों की पानी पूरी नहीं बिकती, मसाले ऐड करते हैं और बताते हैं कि आवड़ बावड़ की संधि 1453 में हुई। भाई आखिर में आवड़ बावड़ की संधि का उल्लेख घोसुंडा शिलालेख में है, वहां तो कोई डेट है नहीं, तो फिर आपने ये पानीपुरी में मसाला क्यों मिलाया? ये समस्या है इतिहास पढ़ाने वालों के साथ में और पढ़ने वालों के साथ में। लिखो आवड़ बावड़ की संधि। आवड़ बावड़ संधि। लिखो मारवाड़ और मेवाड़ रियासतों के बीच मारवाड़ और मेवाड़ रियासतों के बीच लंबे संघर्ष का अंत इस संधि के तहत हुआ। लंबे संघर्ष का अंत इस संधि के तहत हुआ। इस संधि के तहत हुआ। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर या करेमती कंवर, राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार कंवर या करेमती कंवर का विवाह
कुंभा के छोटे पुत्र रायमल के साथ करवाया? हाँ, ये मसाले ऐड करने वाली बहुत बात गहरा अर्थ बताती है। बिल्कुल फैक्ट है। इतिहास को बहुत सारे लोगों ने बिगाड़ दिया है अपनी तरफ से। स्पेशली ये कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाने वाले तथाकथित रूप से टॉप एजुकेटर, टॉप टीचर, जिन्होंने खुद को टॉप घोषित कर रखा है, स्वघोषित टॉप। श्रृंगार कंवर या करेमती कंवर, का विवाह कुंभा के छोटे पुत्र रायमल के साथ करवाया गया। और इसलिए आप कंफ्यूज होते हो फिर, है ना। एक जेन्युइन टीचर को भी आप सवाल पूछते हो कि सर ये मैंने पढ़ा है, वो पढ़ा है, तो सवाल का आंसर देना भारी पड़ जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ये पानी पूरी वाला एग्जाम्पल दे दूं आपको, तो आपको इससे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़े मुझे। कुंभा के छोटे पुत्र रायमल के साथ करवाया। लिखो, हंसाबाई के प्रयासों से यह संधि संभव हुई। हंसाबाई के प्रयासों से यह संधि सोजत किले में संपन्न हुई। सोजत किले में संपन्न हुई। इस संधि का उल्लेख घोसुंडा गांव में है। इस संधि का उल्लेख घोसुंडा कोष्टक चित्तौड़गढ़ में है। घोसुंडा कोष्टक चित्तौड़गढ़ में है। देखिए साथियों, राव जोधा को मिल चुका है उनका मंडोर। अब मंडोर मिलने के बाद में राव जोधा क्या करते हैं, यह देखना बहुत जरूरी है। देखिए, राव जोधा के बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ दो चीजें पढ़ी होगी विशेष तौर से घूम फिर के। एक पढ़ा है उनके बारे में कि राव जोधा ने जोधपुर बसाया और जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ बनवाया। दो ही चीजें। फिर भी राव जोधा का इतिहास में इतना बड़ा नाम क्यों? तो क्यों बड़ा नाम है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि प्रोफेसर यदुनाथ सरकार ने इनके राज्य की तुलना राम राज्य से की है। या तो प्रोफेसर सरकार का कहना है कि या तो भगवान रामचंद्र का ही राज्य था या जोधा जी का ही राज्य था। जनता से किसी भी प्रकार का कर नहीं लेते थे। ओवरऑल कहना चाहते थे कि जनता बड़ी सुखी थी। जोधा और उनके पुत्र जान पर भी खेलकर जनता की रक्षा करते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय था जनता की रक्षा करना। इन्होंने सामंतशाही व्यवस्था को एक नया स्वरूप प्रदान किया। कहने को लेकर तो यह सामंतशाही व्यवस्था थी, लेकिन वास्तव में उन्होंने ठाकुर प्रणाली को पूरी तरह से साफ कर दिया था। ठाकुरों को सख्त लहजे में आदेश था। आप अक्सर सुनते हैं कि राजस्थान में बहुत सारे किसानों ने आंदोलन किए, मजदूरों ने आंदोलन किए, आदिवासियों ने आंदोलन किए। ये आंदोलन किसकी वजह से हुए हैं? स्थानीय राजा या ब्रिटिश सरकार की वजह से या स्थानीय ठाकुरों की वजह से? आज भी गांव खेड़ा क्षेत्रों के अंदर ऐसे बहुत सारे गांव हैं, मैं किसी को पर्सनली कुछ भी नहीं कहना चाह रहा हूं,
आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आम इंसान को आम भी समझा नहीं जाता, गुठली के बराबर समझा जाता है। ये मैं अगली क्लास में लिखवा दूंगा सेवजी लाल जी। आम इंसान नहीं समझा जाता। एसटी, एससी, ओबीसी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे भी गांव हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से इनका वर्चस्व है। उनकी गलियों से आदमी साइकिल, मोटरसाइकिल पर बैठ के नहीं निकल सकता, है ना। चप्पलें उठा के, उतार के निकलना पड़ता है। जब आज ये हालात है तो सोचिए उस जमाने में क्या हालात रहे होंगे। तो सामंतशाही व्यवस्था का एक नया स्वरूप तय किया राव जोधा ने। सिर्फ उसका स्वरूप एक ही था कि ठाकुर का अर्थ है सिर्फ जनता की सेवा करना। अगर किसी ने जन सेवा नहीं की और सिर्फ मेवा खाने का प्रयास किया तो राव जोधा और उनके पुत्र उनका क्या हाल करेंगे, शायद वो सपने में भी नहीं सोच सकते। इतना ही नहीं, विदेशी आक्रमणकारियों से जनता की रक्षा की अपनी जान पर खेलकर। जब भी आप राव जोधा का राजनीतिक जीवन पढ़ोगे तो सिर्फ आप यह पाओगे कि राव जोधा का राज्य, उनका साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ सोजत और जोधपुर के अलावा कहीं नहीं था। उन्होंने अपना राज्य फैलाया ही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे राज्य उनके कब्जे में थे, लेकिन वो सिर्फ उनकी रक्षा करते थे। न तो उनसे कोई प्रकार का कर लिया जाता था, न उनके ऊपर कोई आदेश थोपे जाते थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक राजा का दायित्व क्या होता है? केवल युद्ध करना या जनता की सेवा या रक्षा करना? ये जब आप बात तय कर लो तो मुझे बता देना। अब समझ में आया कि राव जोधा को मैंने अपना फेवरेट क्यों कहा। इन सारी बातों को जब अगली क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके समक्ष, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि राव जोधा क्या थे। ऐसी महान आत्मा को हम दंडवत प्रणाम करते हैं और इस क्लास को यही विराम देते हैं।